गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो। ये देखिए वेनेजुएला में जो हुआ है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है, आपने न्यूज़ देख ली है। मुझे इस टॉपिक को मुझे वेनेजुएला पे बात नहीं करना है। मुझे बात करना है इस तरीके के जो माइंडसेट के लोग होते हैं, जो लोकतंत्र का छाता लेके तानाशाह चल रहे हैं। हमें ये परखना है, ये देखना है कि ये ऊपर-ऊपर से तो दिखाता है लोकतंत्र का रक्षक है, लेकिन तानाशाही वाली हरकतें करता है, डिक्टेटरशिप या अधिनायकवादिता दिखाता है। तो हमें ये समझना है कि जो लोग तानाशाही टाइप के लोग होते हैं और जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा क्यों बन जाता है? क्यों इस तरीके से ये बिहेव करते हैं? ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद और उसके फॉलोवर्स। ठीक है? क्योंकि जब मैं ये बोलूँगा कि जो एक तानाशाह है और जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो एक ही माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि इन्हीं फॉलोवर्स में से उठ के वो एक सत्ता हासिल करता है। ठीक है? तो जब मैं तानाशाही की बात कर रहा होता हूँ, तो मैं उनके फॉलोवर्स की भी बात करूँगा। फॉलोवर्स अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तानाशाह जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसकी भी बात करूँगा। पूरे देशों की बात होगी, अपने भी। ठीक है? परखेंगे कि इस तानाशाही के सिम्पटम्स हमें भी तो नहीं दिख रहे हैं, एक-एक करके। तो आज का टॉपिक है हमारा पूरा। बहुत सारे बुक के रेफरेंस आएँगे, रिसर्च पेपर के रेफरेंस आएँगे, उसको आराम से देखना है। ये नहीं कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, नहीं, पूरे तथ्य के साथ। डिक्टेटरशिप आज का पूरा टॉपिक है। इनके फॉलोवर्स कैसे होते हैं? द अधिनायकवाद या तानाशाही। तो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी कैसी होती है? ठीक है? अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। तो देखिए, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होती है जो अपनी अपनी खुद की अथॉरिटी सबमिट कर दे। ठीक है? दूसरे के सामने। उसको बोलते हैं, मतलब ये आप देखने को मिलेगा ना कि लीडर जो बोलेगा हमेशा सही मानेंगे उसको। मतलब लीडर ने बोल दिया तो ये सही है। जैसे आप देखते होंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि भाई ने बोला तो बोला। भाई ने बोल दिया, एक बार बात खत्म। वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये नहीं सुनना है। अगर उसने बोल दिया तो मतलब वो सही है। तो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का पहला लक्षण ये है कि अपनी अथॉरिटी सबमिट कर देता है। लीडर हमेशा सही बोलेगा और लीडर को समर्पित कर देना, एकदम आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर लेना, यही जो बोलेगा ये सही है। ये पहला लक्षण है एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का। दूसरा है कि बिना प्रश्न किए अंधभक्ति करना। ठीक है? ब्लाइंड फॉलो करते हैं, जो भी वो नियम बना दे आंख बंद करके भरोसा करना है, बिना प्रश्न नहीं करना है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, फॉलो करना है। यानी अंधभक्त बन जाना, एकदम अंधी भक्ति, ब्लाइंड फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली पूरा। ये दूसरा लक्षण है उसका, एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का। तीसरा, वो हमेशा बांटने की बात करेंगे, मतलब हम और वो लोग की बात करेंगे। हम वो हम वो हम वो, ये हमेशा इस मूड में रहेंगे। ये इस टाइप के माइंडसेट के लोग, इस टाइप के पर्सनैलिटी, इस तरीके से बांटना। ठीक है? हम लोग बेहतर है, वो लोग खराब है, हम लोग बेहतर है, वो लोग खराब है। इस मूड में रहना, इस मूड में हमेशा रहना। ठीक है? इन ग्रुप आउट ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है? हमारा ग्रुप ठीक है, उनका ग्रुप ठीक नहीं है, हमारा ग्रुप ठीक है, उनका ग्रुप ठीक नहीं है, इस मूड में रहना। ये तीसरा लक्षण है एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का। चौथा क्या है? ये जो है इरिटेट होते हैं, इरिटेट हो गए, डरते हैं किस बात से? असहमति से, डाइवर्सिटी से, क्रिटिसिज्म से। अगर आपने इनका क्रिटिसाइज किया, आपने डाइवर्सिटी की बात कर दी, ठीक है, तो और इनकी बातों से असहमति जता दिया, तो इरिटेट होते हैं, डरते हैं, इरिटेट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है? ये है चौथा अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी का लक्षण। सवाल मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए हमको, सवाल मत पूछिए, क्रिटिसाइज मत करिए हमको। ठीक है? ये अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का है। आप देखते रहिएगा कि आपके यहाँ का जो लीडर है इस तरीके का माइंडसेट का है क्या, तो सिम्टम्स आपको दिखेगा। तो देखिए, तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं, जिसमें अंधभक्ति ज़्यादा भरी, मतलब सवाल नहीं पूछना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, रूल जो बना दिया उसको मान लेना है। ठीक है? और डाइवर्सिटी नहीं मानना है, हम और वो को हमेशा बाँट-बाँट के देखना है, सवाल नहीं पूछना है। तब ऐसे लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की मांग करते हैं। ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग लीडर की मांग करेंगे। ठीक है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे और यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करेंगे। हर चीज़ में एकदम एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है? डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, नेशनलिज्म एकदम चरम पे ले जाना है। ठीक है? डिसिप्लिन एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एकदम आर्मी रूल चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर, ये वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लीडर। ये भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बस हम ऊपर-ऊपर से अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी के सिम्पटम्स बता रहे हैं, ये कैसे लोग होते हैं। ठीक है? जब भी आपको सुनाई देने लगे ना, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, मजबूत नेता चाहिए, मजबूत नेता चाहिए, तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि कोई भी देश का नियम बना रहता है, देश के नियम के अकॉर्डिंग ही उसको शक्ति मिलेगी। कोई भी कितना भी
देश का लीडर हो, कोई भी अमेरिका हो, चाइना हो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं तो कुछ शक्तियाँ बनी होंगी, उस संविधान के अकॉर्डिंग उसको शक्ति मिलेगी, उसके बाहर जाके काम नहीं कर पाएगा। अब वो कोई पतला सा आदमी हो, चाहे बहुत खाए पिया खाड़े का आदमी हो, उसके पास उतनी ही शक्ति होगी, ठीक है। लेकिन आपको बार 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 दिमाग में ये डाला जाएगा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, ठीक है। इस तरीके की भाषा जब सुनाई देने लगी, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक किताब है, एक किताब लिखी है, ठीक है, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी 1950 की है किताब, अगर आपको समझना हो चीज को, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ये किताब, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी 1950, ये, ठीक है। द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी अगर आपको पढ़ना हो, जो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी बुक का रेफरेंस आपके सामने आएगा, ये जो मैंने बताया है ये इस बुक से आ रहा है सारी चीजें, ठीक। एडोर्नो, थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो, इन्होंने लिखी है किताब, पब्लिश हुई थी 1950 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, इस बुक में ये आपको समझाया गया है। देखिए, आप जर्मनी तो जानते होंगे, जर्मनी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड सोसाइटी है। तो इस बुक में ये रिसर्च करके ये सारी चीज़ें लिखी गई कि जर्मनी जैसे पढ़े लिखे समाज में, जर्मनी जैसे पढ़े लिखे समाज में नाजीवाद कैसे फैल गया। नाजीवाद एक आइडियोलॉजी है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि मैं अभी आइडियोलॉजी नहीं समझाऊंगा, मुझे टॉपिक है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये नाजीवाद कैसे फैल गया, जर्मनी जो कि इतना पढ़ा लिखा समाज माना जाता है, उसमें नाजीवाद कैसे फैला, ये पूरा कोर है इस बुक में समझाया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए, की फाइंडिंग समझ लेते हैं कि जो फासिज्म है, फासिज्म, नाजीवाद, फासीवाद, ये दोनों ही एक आइडियोलॉजी है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। फासीवाद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया है ये, ठीक है। केवल इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लेवल पे जाके समझना, ये मान लेना कि केवल ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है, ठीक है। ये साइकोलॉजी पे अटैक करता है तुरंत कि व्हाट डिड द रिसर्च फाइंड, रिसर्च में क्या मिला, इस बुक में जो लिखा गया सारी चीजें, तो रिसर्च करके तो इस रिसर्च में मिला क्या हमें, ठीक है। एक एफ स्केल है, ठीक है, एफ स्केल के बारे में बताया गया है। द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी में एक एफ स्केल के बारे में बात है। यहाँ पे एफ का मतलब होता है फासिज्म स्केल, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट स्केल है। क्या होता है इसमें, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपसे सवाल जवाब करके पता किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अथॉरिटेरियन टाइप की है कि या डेमोक्रेटिक टाइप की है। मैं आपको दिखाता हूँ, एफ स्केल बोलते हैं इसको, ये कुछ क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से आप फिलअप करते चले जाएंगे, उससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। नंबर्स होते हैं, इसमें नंबर दिए जाते हैं, ये नंबर होते हैं लेस देन 2, 2 टू 3, 3 टू 4.5, 4.5 टू 5.5, पर्सनैलिटी वेरिएबल, ठीक है। ये एफ स्केल बोलते हैं इसको, द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी वाले बुक में आपको मिलेगा, नई चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो एफ स्केल, फासिज्म स्केल, ठीक है। तो ये जो बुक के राइटर है उन्होंने ये एफ स्केल डेवलप किया है, और ये देखने के लिए, ये मेजर करने के लिए कि अथॉरिटेरियन पर्सन जो होते हैं वो किस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, ये जानना था उनको। जिनका हाई स्कोर आया इसमें एफ स्केल में, जिनका हाई स्कोर आया, ये देखा गया कि ये ब्लाइंड ओबीडियंस वाले लोग हैं, मतलब आंख बंद करके भरोसा करते हैं ये। अगर आपका इस स्कोर में, इस एफ स्केल में अगर हाई स्कोर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अंधभक्त हैं टाइप के लोग हैं। हिंदी में अंधभक्त बोलते हैं, ब्लाइंड ओबीडियंस मतलब अंधा होके आज्ञा का पालन करना, सवाल नहीं करना, तो ये आप अंधभक्त टाइप के हैं। ये एफ स्केल से मेजर किया जाता है। अंधभक्त कोई आज का शब्द नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ स्केल से आप समझ सकते हैं। तो अंधभक्त लोगों को मेजर करने के लिए भी एक स्केल है, ये बात आपको नई चीज पता चली होगी, इस बुक में एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। तो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो अपने नेता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, एकदम आंख बंद करके भक्ति भाव में रहते हैं, वो हमेशा इनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं इनकी पूरी तरीके से। और जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज से नफरत करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और जो फिक्स चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसी को मानेंगे। कोई भी नई चीज आपने ऐड करने की कोशिश की, इनके दिमाग का एंटीना हिलने लगता है। कहते हैं कि दिमाग पे सोचने पे जोर नहीं देंगे, गुदगुदी होने लगी उनको, कहेंगे कि हमको ज्यादा सोचवाओ मत, हमको सीधी सपाट चीज चाहिए। इस माइंडसेट के लोग, ठीक है, माइंडसेट से नफरत, ट्रेडिशनल चीजें चाहिए, थोड़ा सा भी बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा इनसे, अपने नेता की पूजा करेंगे एकदम आंख बंद करके,
ये है अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग। अब एक पेपर का रेफरेंस, इस ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ रिसर्च, इसको आप नेट पे सर्च के अपने लेवल पे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एडोर्नो एट एल द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, हार्पर एंड ब्रदर्स, ये बुक में ही है, लेकिन अगर आप वो बुक पूरी नहीं पढ़ना चाहते, एक पर्टिकुलर पेज पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप टाइप करेंगे द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी हार्पर एंड ब्रदर्स 1950। तो इसमें आपको पता चलेगा अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी सिंड्रोम के बारे में, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी सिंड्रोम के बारे में, कि कैसे ये एक बीमारी है सिंड्रोम, कि जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग हैं किस तरीके से बीमार है ये, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा। एक ये बार बार रिपीट मैं कर रहा हूँ, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी सिंड्रोम, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा अगर आपको मौका मिले कि टाइम मिले। ये जो पीछे मैंने सब बताया वही सिंड्रोम है एक तरीके का, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट कैसे आता है। हमने तो बात कर ली कि अथॉरिटेरियन माइंडसेट इस तरीके के होते हैं, आता कैसे है। इसका लिंक है बचपन से, आपकी पेरेंटिंग से। बचपन में माता पिता ने आपको कैसे पाला है, कैसा माहौल मिला है, ये तय कर देता है, ठीक है। कैसे, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चाइल्डहुड और पेरेंटिंग लिंक होता है इसका, एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट तैयार होने में। कैसे, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी ऑलवेज डेवलप इन अ हाउस होल्ड, ऑलवेज, ठीक है। कैसे, मान लीजिए बचपन में घर में माहौल ऐसा रहा हो कि फादर जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हो, पुनिटिव रहे हो, तब ये हो सकता है। प्यार कंडीशनल हो, मतलब ये कंडीशन अप्लाई करना कि देखो हम तुमसे प्रेम तभी जताएंगे जब तुम बेहतर करोगे, ठीक है, नहीं तो तुमको गाली देंगे, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस मूड में हमेशा रहेंगे। कंडीशनल लव रहेगा। बच्चा इस माहौल में बड़ा होता है। क्वेश्चन अगर बच्चा पूछ लिया बचपन से, ठीक है, उसको तुरंत सजा दे देना, प्रश्न कैसे कर दिए तुम। पेरेंटिंग के टाइम पे बच्चा प्रश्न कर रहा है तो हो सकता है कि फादर या माता या पिता मार दे, पीट दे, सवाल ना पूछना है, सवाल मत पूछो, इस तरीके से उसका माइंडसेट तैयार हो रहा होता है, ठीक है। तो एक टर्म मैंने बताया था ना ब्रेन साइंस में कि मिरर न्यूरॉन्स होता है, बच्चा देख कर सीखता है। अब आप उसके सामने इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, मार रहे हैं, लव क्या है, कंडीशनल है कि आप कुछ बेहतर करोगे तभी आपको प्रेम मिलेगा। फादर साहब क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है ये सब देखते हुए, उसने ये सब सीख लिया है कि स्ट्रांग मतलब राइट, वीक मतलब रॉन्ग, मतलब आप स्ट्रांग है तो आप सही है, अगर आप कमजोर है तो गलत है, ये उसने सीख लिया पूरी तरीके से। तो ऐसे बच्चा बड़ा होगा, ठीक है। ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट ऐसे तैयार होता है। अथॉरिटेरियन माइंडसेट के सिम्टम्स क्या है, कि सवाल नहीं पूछना है, क्रिटिसिज्म नहीं झेलना है। बच्चा यहाँ पे देखिए कैसे पेरेंटिंग में बड़ा हो रहा है, कि सवाल पूछा तो मार खा रहा है। बचपन में अगर बच्चा सवाल पूछता है तो उसको इंकरेज कर देना चाहिए कि हाँ पूछते रहो, ठीक है। तो उसको ये भरोसा होता है कि हाँ मैं सवाल पूछ सकता हूँ। अगर पूछते ही थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये चाहता है कि ये स्ट्रांग है, सवाल पूछ रहा है तो मार रहा है, ठीक है, ऐसे चुप कराया जा सकता है। वो देखते देखते सीखता है, बड़ा हो जाता है। तो ये कह सकते हैं पूरा माहौल, एक सोशल स्ट्रक्चर, एक घर का स्ट्रक्चर मिलके एक अथॉरिटेरियन को तैयार कर देता है अनजाने में, ठीक है। अब इसका रेफरेंस कहाँ है, तो एल्स फ्रैंकलिन बर्नस्विक, इसको पढ़ेंगे, 1948 का है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा टॉलरेंस टुवर्ड एम्बिग्यूटी एज अ पर्सनैलिटी वेरिएबल। इसको नेट पे सर्च करके अपने से पढ़िएगा, जो मैंने अभी बताया ये रेफरेंस है उसका, ये रेफरेंस है उसका, ठीक है, देख लीजिए। नेट पे सर्च करके अपने आप से भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी केवल और केवल अचानक से नहीं डेवलप कर जाता है, कि रैंडम कोई चल रहा है और उठ के आ गया कि हाँ चलो अब तानाशाही, हम तानाशाह बन गए, नहीं। घर से, बाहर के माहौल से बच्चा सवाल पूछता है, उसको पीटने लगते हैं लोग, ठीक है, वहीं से वो तैयार होता चला जाता है, डेवलप करता चला जाता है। फिर अथॉरिटेरियन माइंडसेट ऐसे तैयार होता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। अब हम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से डीप एनालिसिस करेंगे, इसको डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं इसका। अभी जितना भी बताया कि एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट के सिम्टम्स क्या है, कैसे तैयार होता है, घर के माहौल में वो तैयार होता है पूरी तरीके से, और थोड़ा सोसाइटी उस तरीके का, क्योंकि हर घर अगर ऐसा है तो मतलब पूरी सोसाइटी उस तरीके की है, तो पूरा एक घर और सोसाइटी मिलकर एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट तैयार कर रहा है। इसका मतलब है पूरा सोसाइटी अथॉरिटेरियन माइंडसेट का है। दो चीजें हो गई, अथॉरिटेरियन माइंडसेट के सिम्टम्स कैसे तैयार होता है वो। अब इसका डीप एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहला है अथॉरिटी सबमिशन। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपना जो मोरल जजमेंट है लीडर पे सौंप देते हैं, ठीक है।
कि देखिए जो हम कुछ कर रहे हैं वो हमारे लीडर ने कहा है, हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं। आपने सुना होगा ऐसे, मान लीजिए पुलिस आ गई आपके पास, आपके घर, तो बोले कि देखिए हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल हैंड ओवर मोरल जजमेंट टू द लीडर। ऊपर वाले को ब्लेम कर दो, ऊपर वाले ने से ऑर्डर आया है, हमारा कोई नहीं, हम तो बस चुपचाप करेंगे। अंधभक्ति, रूल सही है नहीं है, सही है कि गलत है उसको सोच नहीं रहे, खुद के लेवल पे नहीं सोच रहे, ऊपर से ऑर्डर आया है, ऑर्डर आ गया है, हम उसको फॉलो करेंगे। यही लिखा है कि इंडिविजुअल हैंड ओवर मोरल जजमेंट टू द लीडर। पहला, ये डीप एनालिसिस में हम जा रहे हैं, धीरे धीरे उतर रहे हैं गहराई में। अथॉरिटी सबमिशन, देखिए इफ अ लीडर हैज सेड टू इट देन इट मस्ट बी राइट। अगर लीडर ने कुछ भी कह दिया है वो सही है, किंतु परंतु जंतु कुछ नहीं करना है। बोल दिया तो बोल दिया, उसने बोल दिया कि ये सही है तो सही है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या बोलता है, भाई ने कह दिया तो कह दिया, बस अब सही है, सोचना नहीं है, सही है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक स्टडी है, इसको ओबीडियंस बोला जाता है। ये आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आंख बंद करके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस पे एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, स्टैनले मिलीग्राम, 1963 में हुआ था। अब इसको नेट पे सर्च करके आप मुझे वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर लेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कर लेंगे, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि क्या हुआ था। उस रिसर्च का देखिए नाम है बिहेवियरल स्टडी ऑफ ओबीडियंस। मतलब ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया, जो अथॉरिटी नीचे का आदमी है उसने अंधभक्तों की तरह रूल्स को सही है कि गलत है फॉलो नहीं, देखा नहीं, फॉलो कर लिया। ठीक है, सवाल जवाब नहीं किया। तो उन्हीं ऐसे लोगों पे जो आज्ञा का पालन करते हैं, अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, उन पे रिसर्च हुई है, अंधभक्तों पे रिसर्च हुई है। ठीक है, जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, भक्ति करते हैं, उन पे रिसर्च है। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि अब जो भी वो करेंगे सीधा अपना अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, बोलेंगे ऊपर से ऑर्डर आया था। ठीक है, उन पे रिसर्च है। तो क्या हुआ था, 3 लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए थे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट फेक था। फेक मतलब क्या, इसमें एक आदमी को करंट देना था और एक ऐसे खड़े होकर वो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता, और एक सॉकर होता कि करंट पास करता। जैसे आप मेडिकल कंडीशन में देखते हैं ना, पागलों के सर पे ऐसा कुछ लगा देते हैं जो मेडिकल कंडीशन से गुजरते हैं, तो उनको बिजली के शॉक दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक वही वाला। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये आदमी एक यहाँ पे खड़ा है, इसको बिजली के तार पहना दिए गए, इसको बिजली के तार पहनाए गए। ठीक है, ताकि इसको करंट लगे। एक आदमी यहाँ खड़ा है एक्सपेरिमेंटर, जो ये बोलेगा कि वोल्टेज बढ़ाओ और करंट पास करो, और एक मेन आदमी है जिसके हाथ में स्विच है जो करंट बढ़ाएगा। यही है अंधभक्त, इसी को टेस्ट करना है, इसी को टेस्ट करना था एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और इसको ये बात पता नहीं थी, और ये जो तार का कनेक्शन लगा था इसकी बॉडी में लगा नहीं था, ये फेक था। बस ये एक्टिंग करता, ये इधर से कुछ दबाता, ये एक्टिंग करता, इसको ये बात नहीं पता थी। ठीक है, इन दोनों को पता थी, इसी को टेस्ट करना था इनको, इस अंधभक्त को। तो इन्होंने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया, इसको ऑर्डर दिया कि बिजली का शॉक बढ़ाओ। इसने बिजली का शॉक बढ़ाया, तो इधर से ये चिल्लाने लगा, एक्टिंग कर रहा था, ये एक्टिंग कर रहा था, चिल्लाने की एक्टिंग करने लगा। ठीक है, फिर ये रोकने के लिए बोल देता है, तो ये रुक जाता है, तो ये भी शांत हो जाता है। ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा रहता है जो ये दोनों को देख पाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो वोल्टेज बढ़ा रही है यहाँ पे खड़ा है, और जो शॉक ले रहा है वो वहाँ पर बीच में दीवार है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, ये दोनों को देख पा रहा है। तो इसने बोला बढ़ाओ, तो इसने बिजली का शॉक बढ़ाया, फिर रुकने के लिए बोला तो रुक गया, फिर इसने बोला बिजली का शॉक बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ, इसने और ज्यादा बढ़ाया, ये बहुत तेज चलाने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते 450 वोल्ट तक इसने बढ़ा दिया। ठीक है, ये अंधभक्त टाइप का जो आदमी था। तो इस रिसर्च में इसने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, जब इससे पूछा गया कि जब मैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए तुमसे बोल रहा था तो तुम वोल्टेज बढ़ाते चले क्यों गए, तो इसने बोला आपने कहा था। तो इसने इसने पूछा कि तुम्हारे पास चेतना नहीं थी कि 450 वोल्ट तक जाएगा तो आदमी मर जाएगा, इतना नहीं सोच सकते थे तुम। तो इसने कहा था कि देखिए जो आप हम बोलेंगे हम वही करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये जो अंधभक्त टाइप का आदमी है खून भी कर सकता है, खतरनाक टाइप का आदमी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बोल दिया, हमने सोचा नहीं, हम सामने वाले को मार देंगे। तो इसको लगा कि ये मर गया है, लेकिन बाद में पता चला, बाद में इसको बताया गया कि देखो ये एक्सपेरिमेंट था, ये मरा नहीं है, ये फेक था पूरा। लेकिन इस तरीके की रिसर्च से ये पता चला कि जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट, यानी जो अंधभक्ति करते हैं, जो अंधभक्ति करेंगे वो भी सत्ता में पहुंचेंगे अगर वहां पे ऊंचे पदों पे, तो वो भी तो एक तरीके का डिक्टेटर माइंडसेट का ही है, अथॉरिटेरियन माइंडसेट का ही है, यहीं से उठ के गया है। तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक टाइप के होते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर लेना और अथॉरिटी से सवाल ना करना। ये रिसर्च ने साबित किया, और ये रिसर्च जो है आपको नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने ये दिया हुआ है ऑप्शन, देख लीजिए। तो पूरा पूरा अंधभक्त जब बोला जाता है ना, तो ये इस पे पूरी रिसर्च हुई है, ये केवल हवा में बोली जाने वाली भाषा नहीं है।
अब भले ही इसको बारे में आप लोग पता नहीं है आप लोगों को, ये है वो टेस्ट, नेट पे सर्च करेंगे इसको तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। देखिए मेन सब्जेक्ट ये है, इसको पता करना था कि ये क्यों इतना आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। ये है एक्सपेरिमेंटर, ये बोल रहा है कि बढ़ाओ, ये एक्टिंग कर रहा है, फेक टेस्ट सब्जेक्ट। नेट पे सर्च करके इसको और डिटेल में पढ़िए तो आपको एक नई चीज पता चल गई इस टेस्ट के बारे में। स्टैनले मिलीग्राम 1963 का टेस्ट है, ये अंधभक्तों पे हुआ था कि ऊपर से ऑर्डर आ गया, हम आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। और ये रिसर्च ये पता चल गया कि ये लोग बहुत खतरनाक टाइप के लोग होते हैं, देखना नहीं है, सवाल नहीं करना है, कुछ भी कर सकते हैं। और समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का भीड़ तैयार हो जाए, पूरा एक जत्था तैयार हो जाए, एक पूरा जत्था का जत्था भीड़ तैयार हो जाए और इनको कोई टारगेट करने वाला बोलते हैं, दोनों एक ही माइंडसेट के हैं, यहाँ पे जो मेन लीडर है वो भी और ये पूरा जत्था जो है वो भी, अंधभक्तों का जत्था। और उन्हें हिट कर दिया, इसको क्या करेंगे, खून भी कर देंगे। और ये जो मेन लीडर है ये भी इसी माइंडसेट का है, यहाँ पे पहुंचा हुआ है। पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी पहली बात हो गई कि अपनी अथॉरिटी सबमिट कर देना, ठीक है, और ऊपर से ऑर्डर आया तो सवाल नहीं पूछना, ये पहली बात थी, डीप एनालिसिस हो रहा है। दूसरे में पहुंचते हैं, आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी। क्या मतलब इसका, जब अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, तो सारा का सारा ब्लेम जो है वीकर ग्रुप पे मर देते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक ब्लेम एक कमजोर समूह पे थोप देंगे, इसी ने किया होगा, इसी ने किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ के लोग, मतलब यहाँ का नहीं, मतलब नॉर्मली आप समझिए कि मान लीजिए आतंकवादी घटना हुई, ठीक है, उसमें कोई एक मुसलमान शामिल हुआ, ठीक है, तो ये बोल देना एक एक शामिल हुआ, अगर मेजोरिटी में यहाँ के लोग हैं तो आंख बंद करके बोल देंगे इसी ने किया होगा, यही ग्रुप ने किया होगा, ठीक है। अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल लीजिए, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी है, किसी हिंदू ने वहां पे कुछ कर दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा जत्था मिलकर कहेगा इसी ने किया होगा, इस पूरा एक ग्रुप को मर देना, क्योंकि वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है तो उसको मर देना, मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऊपर पूरा ब्लेम मर देगा, ठीक है, क्योंकि इनको अथॉरिटेरियन माइंडसेट को फ्रस्ट्रेशन होगी, इनसिक्योरिटी फील होगी, तो सारा ब्लेम वीकर ग्रुप पे मर देंगे। उसी तरह क्रिश्चियनिटी, अगर इनको कुछ हुआ ब्लेम, अगर कहीं पे क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में है और उससे नीचे का कोई माइनॉरिटी में, तो ये पूरा ब्लेम उस पर फोकस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में नाजी ज्यूज पे सारा मत्था फोड़ दिया कि उसी ने किया है, इस तरीके के माइंडसेट के लोग, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सारा ठिकरा एक पे फोड़ देने को एक टर्म में बोलते हैं स्केप गोटिंग। इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा, स्केप गोटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है स्केप गोटिंग, इसको समझाऊंगा मैं भी। ये इस फिगर से समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए घर के एग्जांपल लेके आपको बड़े लेवल पे ले जा रहा हूँ, समझाता हूँ, नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, पहले घर के लेवल से समझिए स्केप गोटिंग क्या होता है। देखिए स्केप गोटिंग, मान लीजिए आप, आपके माता पिता है, ठीक है, आप एक बच्चे हैं, आप पे उन्होंने खूब खर्चा वर्चा किया, बहुत प्रेम से, ये नहीं कि गाली वाली दे के किया, बहुत प्रेम से आपको बड़ा किया, आपको गोल अचीव करना था कि मुझे ये बनना है, माता पिता मुझे सारी चीजें दे रहे हैं। अब आपने पूरा ताकत वकत लगा दिया और हार गए, आप नहीं बन पाए, ठीक है, आप पूरा का पूरा ब्लेम उठा के अपने माता पिता पे फोड़ देंगे कि आप लोगों की वजह से ही मैं नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं घर के लेवल पे स्केप गोटिंग करना। नेशनल लेवल पे आ जाइए, अब नेशनल लेवल पे पहुंचिए, मान लीजिए एक मेजोरिटी है, एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ने कुछ कर दिया, माइनॉरिटी में किसी ने कुछ एक ने गलती कर दी, अब मेजोरिटी ने पूरा मेजोरिटी उठ के एक कम्युनिटी को बोलने लगे तुमने ही किया है, तुम्हारे ही ग्रुप की वजह से हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्केप गोटिंग। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़िए और अच्छे से क्लियर होगा दिमाग में, इसको स्केप गोटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट एक बुक में है, गॉर्डन एल्पोर्ट, ये बुक है द नेचर प्रिजुडाइज, 1954 में आई थी, ये बुक दिखा देता हूं मैं। ये स्केप गोटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये है, हाँ ये किताब है। जैसे क्लासिक फिल्में होती है ना, एक फिल्म बनी क्लासिक हो गई वो, ये क्लासिक बुक है द नेचर ऑफ प्रिजुडाइज। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्केप गोटिंग क्या होता है, और भी चीजें नई नई पता चलेंगी, पढ़िए इसको, ये सारे सोर्सेज हैं। और भी देख लीजिए क्या है यहाँ पे, विकीपीडिया से भी पढ़ सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा बुक में नहीं उतरना है तो विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं। द नेचर ऑफ प्रिजुडाइज इसी के बारे में दिया हुआ है। तो दो बातें समझ में आई, ऊपर से ऑर्डर आया, अंधभक्ति को तरफ फॉलो कर लिया, पूरी रिसर्च के साथ है, एक्सपेरिमेंट के साथ है, क्यों करते हैं ये ऐसा। दूसरी बात स्केप गोटिंग,
एक पे ब्लेम मार देना पूरा, इसी ने किया होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल उठा के समझाऊंगा तो और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। तीसरा आता है कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग। देखिए, जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको एक सिंपल विलन चाहिए होता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं, हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का उनको एक सिंपल विलन चाहिए। ठीक है, किसी पर ठिकरा फोड़ दें अपना, इस मूड में रहते हैं अथॉरिटेरियन माइंडसेट। इनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है तो उसका सिंपल विलन चाहिए इनको, ताकि ठिकरा फोड़ दें उसके ऊपर, किसी ने किया है। ठीक है, तो देखिए, अथॉरिटेरियन माइंडसेट के जो लोग होते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी जो होती है, ये एविडेंस पे भरोसा नहीं करते, ये ज्यादातर इमोशनल करते हैं, इमोशंस ज्यादातर जगाने की कोशिश करते हैं, आपको हर बात में इमोशनल करेंगे, हर बात में। देखिए, इमोशन से क्या होता है, जब आपका इमोशन, आप इमोशनल होते हैं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का एक हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये गिर जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके सोचने समझने लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इमोशनल होते हैं तो आप फ्रंटल कॉर्टेक्स गिर जाएगा, इमोशनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इमोशनल एक्टिविटी जुड़ी हुई है हमारी गाडला, आपका ब्रेन का ये भी हिस्सा है। ठीक है, ये एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग ऐसा करते हैं, एविडेंस नहीं चाहिए, इमोशंस पे बात करो, इमोशनल करो। चाहे भारत में अगर ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, रसिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, साउथ अमेरिका में हो रहा है, कहीं भी ऐसा हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, कहीं भी अगर अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होंगे तो आपको इमोशनल करेंगे, हर बार इमोशन जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सोचे नहीं, इमोशन से इमोशनल फूल हो जाए। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, जो मैंने ये सब बताया है और एक मॉडर्न रिसर्च है, द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज। ठीक है, क्या है ये, कारेन डगलस ने किया है, 2017 का है। आप नेट पे इसको सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे, आराम से मिलेगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो भी मैं बोलूंगा बिना एविडेंस के कुछ नहीं बोलने वाला, सब एविडेंस के साथ होगा। और अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोगों को एविडेंस पसंद नहीं आता, जो मैंने अभी बोला, इमोशन जगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल उठाते हैं, हिस्ट्री से उठाते हैं एक एग्जांपल। कौन सबसे परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट का था, बस इसे मौका मिला और इसने कब्जा कर लिया। देखिए, इसको कैसे मौका मिला कि ये हिटलर एज अ अथॉरिटेरियन, एज अ डिक्टेटर, ये जर्मनी पे कब्जा कर गया पूरा, मतलब सुप्रीम बन गया वहाँ का। कैसे, देखिए, जर्मनी में सिचुएशन क्या थी 1930s में, इकोनॉमिक डिप्रेशन था। सिचुएशन समझिए, जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट का आदमी होता है या एक पूरा ग्रुप होगा, कैसे कब्जा करता है, मौका कैसे ढूंढता है, और मौके को पहचान के तुरंत कब्जा करता है। कैसे, 1930s में जर्मनी पे इकोनॉमिक डिप्रेशन था उस वक्त। ठीक है, नेशनल ह्यूमिलेट किया गया था नेशनली जर्मनी को। कैसे, आप वर्साई की ट्रीटी याद करिए, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, जर्मनी को बहुत ही बेइज्जत किया गया था इस ट्रीटी के द्वारा, काफी। ठीक है, ये सिचुएशन था, और अनएम्प्लॉयमेंट खूब ज्यादा था। ये तीन कंडीशन थी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक डिप्रेशन, नेशनल ह्यूमिलेट किया गया था, और मास अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, तो पब्लिक जो थी वहां की साइकोलॉजिकली, ये ढूंढ रही थी कि हमें स्ट्रॉन्ग फिगर मिले, एज अ लीडर हमको एक स्ट्रॉन्ग फिगर मिल जाए, ये इस तरीके के ढूंढ रहे थे वहां की पब्लिक। तो पब्लिक को ये तो नहीं पता था ना कि इस डिक्टेटर माइंडसेट का आदमी मिल जाएगा हमें, लेकिन ये चाहते थे कि एक लीडर ऐसा है जो फैसला ले, ढंग से फैसला ले और देश को आगे ले जाए। ठीक है, हिटलर ने ये मौका छोड़ा नहीं, ये सारे मौके उस मौके के रूप में देख लिया उसने। ठीक है, और क्या हुआ, ये हिटलर की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बन गई पूरी की पूरी। तो इसने एक मुद्दा उठा दिया, एक मुद्दा, पहला क्या, प्योर रेस, अच्छी नस्ल, शुद्ध नस्ल। शुद्ध नस्ल के कौन है, जर्मन है, तो जर्मन कौन है, शुद्ध नस्ल के है, ये उसने पकड़ लिया, एक की पॉइंट पकड़ा, इमोशनल वाला। अगर पढ़े लिखे वाला, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वाला चीजें पकड़ता और उसको मुद्दा बनाता तो सबसे कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसने प्योर रेस का आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया कि देखो, जर्मन जो है वो प्योर नस्ल के लोग हैं, सुपीरियर है, बाकी सब दुश्मन है, बेकार है। तो ज्यूस पे अटैक किया कि ये दुश्मन है। अब ढूंढिए, अब जो मैंने पहले बताया था स्केप गोट वाला कॉन्सेप्ट, कि एक पे पूरा ठिकाना मर दो। अब ये सब जो पीछे दिख रहा है आपको, इकोनॉमिक डिप्रेशन, नेशनल ह्यूमिलेशन जो हुआ,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किया क्या इस हिटलर ने, ये मुद्दा उठा के ज्यूज को टारगेट कर दिया, इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। कनेक्ट करिएगा, इन्हीं से हो रहा है सब। स्केप वोटिंग किया उसने, पूरा का पूरा ठेका इस पे फोड़ दिया कि ये ज्यूस लोग ये हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सारे रोजगार खा रहे हैं, और ये गंदी नस्ल के लोग हैं, हम अच्छे नस्ल के लोग हैं। पूरी जर्मनी जो जर्मन थे कनेक्ट कर गए, इससे क्लिक कर गया दिमाग में उनके, और इनके खिलाफ हो गए। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, मार मार के भगाने लगे इनको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या थी वहां पे, इकोनॉमी थी, जर्मनी हारा था, तो ब्लेम किसको कर दिया, एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया पूरा, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया है प्योर रेस वाला, जो ये आइडियोलॉजी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई उसका एविडेंस देख लीजिए कहाँ है। हिटलर की एक खुद की किताब है, मीन कैंप, 1925 में आई थी। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये सोर्स वहीं से है। ये किताब है मीन कैंप, 1925 में। ये पूरा जो प्योर रेस वाला मामला है, जो कैसे इसने जो है जर्मनी को हाईजैक कर लिया, अपने आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करके प्योर रेस, और कैसा मौका प्रोटोटाइप का था ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट का, कैसे इसने कब्जा किया, मौका देखा और हमला करके कब्जा कर लिया। हमला कैसे, साइकोलॉजिकल हमला किया इसने। कई बार हमले बंदूक से नहीं होते हैं, वो साइकोलॉजी के लेवल पे होते हैं, उसको उस तरीके से हाईजैक कर लिया पूरी भीड़ पब्लिक को। तो एक कम्युनिटी को टारगेट कर देना, अगर आप देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, क्या भारत में ऐसा हो रहा है क्या, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है क्या कि एक कम्युनिटी को टारगेट करते रहे, अमेरिका में ऐसा हो रहा है क्या, यूरोप में हो रहा है क्या ऐसे। तो आपको अथॉरिटेरियन माइंडसेट समझ में आने लगेगा, आप देखने लगेंगे, झांकने लगेंगे कि इस तरीके की अगर चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अथॉरिटेरियन माइंडसेट का है, डिक्टेटर माइंडसेट का है ये। अब ट्रंप का वेनेजुला पे अटैक करना, फिर ये कहना कि हम ग्रीनलैंड भी कब्जा लेंगे। तो अब देखिए इधर जो भी अभी तक मैंने पूरा बताया है, सोचिए समझिए, ठीक है, अपने खुद तय करिए। अब अथॉरिटेरियन जो होता है क्या अपील करता है, कैसा अपील रहता है इसका, डिसिप्लिन, ठीक है। आप कहेंगे डिसिप्लिन तो ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा जो वो तय करे, जैसा हम बोलेंगे वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, यूनिफॉर्म, हर चीज को यूनिफॉर्म करना है, डाइवर्सिटी नहीं, हर चीज एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। मास रैलीज होगी, बहुत बड़ा रैली होगा, वन लीडर वन नेशन, ऐसी भाषा जब ये शब्द सुनाई देने लगे, वन नेशन वन चीज, वन नेशन वन नेशन वन नेशन, वन वन करके खूब सारे ज्यादा सुनाई देने लगे। अमेरिका में जैसे मागा जो पॉलिटिक्स करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा सुनाई देने लगे, वन नेशन जैसी चीजें सुनाई देने लगे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब आप थोड़ा कान खड़े करके सतर्क हो जाइए कि ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अथॉरिटेरियन जो पर्सनैलिटी होती है ये इमोशनली सेटिस्फाइंग होते हैं, मतलब इमोशन इवॉल्व करिए, इमोशन से सेटिस्फाई होंगे। कॉम्प्लेक्स चीजें इनके दिमाग में गई तो इनको वो उत्तर नहीं चाहिए, इनको बहुत सिंपल सा चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अभी तक आप समझ गए होंगे ये सारी बातें। तो वन 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 जब जाना ज्यादा होने लगे और मागा मागा ज्यादा होने लगे तो दिक्कत है। अब हो सकता है कभी कभी वन वन करते करते ये बोल दे कि वन नेशन वन लीडर, खत्म मामला, तो दिक्कत होती है। देखिए अब ये जो मैंने बताया, ये बुक है एरिक फ्रॉम की एक बुक है, स्केप फ्रॉम फ्रीडम, 1941 में आई थी। अभी मैं बुक दिखाता हूँ आपको, स्केप फ्रॉम फ्रीडम, एरिक फ्रॉम, ये सारी बातें इसमें बताई गई। सोशल साइकोलॉजी पे आधारित ये किताब है, सोशल साइकोलॉजी की क्लासिक बुक। अगर आपको समाज का साइकोलॉजी समझना है, सोशल साइकोलॉजी समझना है, तो इस बुक पे जा सकते हैं अच्छे से। मैंने पढ़ी है, आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोशिश रहेगी कि आप हर जगह कैरी कर पाएंगे, क्योंकि एक टैब होगा, फ़ोन होगा, कैसे भी पढ़ लेंगे। अगर आप इसको हाथ में लेते हैं, अगर चॉइस अपनी जो आप जैसे पसंद करता, मैं तो सॉफ्ट कॉपी पसंद करता हूँ ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू एरिक फ्रॉम, ये क्या बोल रहे हैं कि पीपल आर अफ्रेड फ्रॉम फ्रीडम, सो दे एम्बेरस डिक्टेटरशिप टू एस्केप एंजाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनने में तो ये, पढ़ने में तो ये लग रहा होगा कि एरिक फ्रॉम जो है फ्रीडम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एरिक फ्रॉम जो है डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार जो फ्रीडम होती है इसमें एंग्जाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी, ठीक है। क्योंकि फ्रीडम जब मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सारी चीज़ें, कि आप सब अपने तरीके से सोचेंगे समझेंगे सब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंग्जाइटी भी होती है इसमें। तो लोग इस चीज़ से एस्केप करने के लिए डिक्टेटरशिप चुन लेते हैं, इतना ही बोल रहे थे वो। एरिक फ्रॉम का ये कहना था कि डिक्टेटरशिप ऐसे भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है।
तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एरिक फ्रॉम इसको सपोर्ट कर रहे थे डिक्टेटरशिप को, ये बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप को कभी-कभी ऑप्शन के रूप में देख लेते हैं, फ्रीडम से बचने के लिए। क्योंकि फ्रीडम में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सारी बातें आप खुद समझेंगे, खुद देखेंगे, खुद लेंगे सारी ज़िम्मेदारी। इसीलिए वो डिक्टेटरशिप चुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सारा तय कौन करेगा? अथॉरिटी तय करेगी, अथॉरिटेरियन टाइप के लोग होंगे वही तय करेंगे। वो ये इनके लिए सिंपल हो जाता है। तो ऐसे भी डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन ये सोच गलत है, इसको करना नहीं चाहिए कभी ऐसा, खतरा भी होता है इसका बहुत ज़्यादा। देखिए, अब सवाल ये है कि ये जो अथॉरिटेरियन टाइप के डिक्टेटर माइंड के लोग होते हैं, वो माइनॉरिटीज़, क्रिटिक्स जो होते हैं, लिबरल को क्यों टारगेट करते हैं ये? क्यों उनको टारगेट कर देते हैं? जब देखिए कि किसी देश में मीडिया पे आलोचना करने वालों पे हमले होने लगे, ठीक है? कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, और भी लेखक हो सकते हैं, सटायरिस्ट हो सकते हैं, उन पे हमले होने लगे हर तरीके से, ठीक है? लॉ के अकॉर्डिंग तोड़-मरोड़ के करना, तो वही बताया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ पे, लिबरल्स पे, क्रिटिक्स पे। तो ये क्यों नहीं पसंद करते अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग? देखिए, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न समझिए। जो क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है? ये क्रिटिक्स में मीडिया हो सकता है, क्वेश्चन पूछने वाले हो सकते हैं, सटायरिस्ट हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल जोक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, वो हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं, इनको सारी चीज़ें सिंपल चाहिए होती हैं, ठीक है? और जो क्रिटिक्स होते हैं, ये सवाल पूछते हैं खूब, खूब सवाल पूछते हैं। तो जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं, परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। इसीलिए क्रिटिक्स पे ये हमला करते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनने में मिले कि मीडिया पे हमला हो रहा है, वकील पे हमला हो रहा है, अच्छे वकीलों पे हमला हो रहा है, अच्छे डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट्स तोड़ना-मोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब आप ये अब मूल्यांकन करते रहिएगा कि क्या अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग तो नहीं हैं ये लोग, ठीक है? दूसरी, लिबरल्स पे क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, लिबरल्स बात करते हैं कि देखो यार, हमेशा 2 छोर पे जाके मत देखा करो, ब्लैक और व्हाइट में मत देखो, ग्रे एरिया भी देखा करो, ठीक है? और मैंने फिर बोलूँगा कि अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग क्या चाहते हैं? सिंपल आंसर चाहते हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उनके तो वो क्या करते हैं? इन पे हमला करते हैं। ये फ्रीडम की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो रोकते हैं इनको। तो इन पे भी हमले होते हैं। ग्रे एरिया नहीं देखना है इनको, ब्लैक, व्हाइट, ये बीच में आता है ग्रे, तो वो नहीं देखना है, हमला करो, किसी तरीके से गिराओ, ठीक है? और माइनॉरिटीज़ पे हमला करते हैं। अगर मैं इन तीनों को तुलना करूँ कि तीनों पे तो हमले होते हैं, लेकिन अगर इन सब में हायरार्की सेट किया जाए तो माइनॉरिटी पे ज़्यादा करेंगे हमला। क्यों? स्केपगोट याद करिए, ईज़ी स्केपगोट। क्यों? क्योंकि ये नंबर में, संख्या में कम होते हैं, इनके पास पावर कम होती है, इनकी सोच अलग होती है एक। अथॉरिटेरियन माइंडसेट से सोच अलग होती है पूरी तरीके से, ठीक है? तो जब आप देखेंगे कि इकोनॉमी में कोई गड़बड़ हो गई, तो माइनॉरिटी को ब्लेम कर देंगे। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, किसी भी कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है। डिफरेंट ओपिनियन रहता है इनका, जिनका डिफरेंट ओपिनियन हो, उनके माइंडसेट से हट के वो उसको दुश्मन मान लेंगे, ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट के। तो ब्लेम करने की आदत है। तो चाहे क्रिटिक हो, चाहे लिबरल हो, चाहे माइनॉरिटी हो, अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग इन पे हमला करते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है, उनको सवाल पसंद नहीं है, उनको क्रिटिक्स पसंद नहीं है, उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए, उनको सिंपल चीज़ चाहिए। इमोशंस पे सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। देखिए, इमोशंस पे अब आपको मैं बताता हूँ। अभी आप देख लीजिए कि तो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग जो है, एम्बिग्यूटी को पसंद नहीं करते। असहमति, मतलब आप उनसे असहमत हो गए, तो वो नाराज़ होंगे। वो अपने ईगो पे ले लेंगे कि अरे यार, हमसे कैसे गलती हो सकती है? मतलब वो मानेंगे ही नहीं कि आपसे उनसे गलती भी हो सकती है, ठीक है? अभी ये जो बताया है मैंने, एक बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं उसका, ठीक है? ये है बुक, राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है? 1981 में आई थी। मैं उस बुक को दिखा भी देता हूँ। इसको पढ़ेंगे, राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म, ये बुक है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, जैसे भी। बॉब अल्टमेयर की बुक है। बॉब ऑल्टमेयर की ये बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया कि असहमति होती है, क्रिटिक्स पे हमले करते हैं ये, तो क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें वही है, इनके कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ कि एक मेरा एक प्लेलिस्ट है कि किसी भी देश को कैसे बर्बाद किया जाता है या कैसे बर्बाद हो जाता है। उसमें मैंने एक ह्यूरिस्टिक थिंकिंग और सिस्टमैटिक थिंकिंग की बात की है। तो जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ह्यूरिस्टिक माइंडसेट के लोग होते हैं। ह्यूरिस्टिक थिंकिंग में ये होता है कि ज़्यादा सोचना समझना नहीं होता है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो सिस्टमैटिक में क्या होता है? सोचना पड़ता है, तुलनाएँ करनी पड़ती है, जाँचना परखना पड़ता है, बहुतों से बात करनी पड़ती है, फिर जाके एक नतीजा निकालना पड़ता है। इसमें शॉर्टकट तरीका है। तो जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये इनको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है उसमें।
इस पे चले जाते हैं। और कोई भी देश अगर इसमें है तो बर्बाद हो जाता है। अगर ऑथोरिटेरियन माइंडसेट का आदमी इस पे जाके काम कर रहा है, इस माइंडसेट का है, तो वो देश को गड्ढे में लेके चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईरान में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चुका है वहाँ पे। आप ईरान का 1960 से 1970 के बीच का तस्वीर देखिए, इससे पहले की तस्वीर देखिए, इसके बाद की तस्वीर देखिए। इस्लामिक रेवोल्यूशन मैं बता देता हूँ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे। इसके पहले की तस्वीर देखिए, इसके बाद की तस्वीर देखिए, बीबीसी पे मिल जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि इससे पहले वहाँ ईरान बहुत ज़्यादा डेवलप था, अच्छा खासा। लड़कियां स्कूल जाती थी, रिसर्च करती थी अच्छे से, सारी चीज़ें इक्वली सब कुछ चल रहा था। ये हुआ, एक नेता आया वहाँ पे अथॉरिटेरियन माइंडसेट का, नाम है अयतुल्ला खमैनी। वो आया, उसके बाद क्या हुआ, आप उसकी तस्वीर उसके बाद देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अगर एक इस टाइप का माइंडसेट का नेता आ जाता है, अगर सुप्रीम पोस्ट पे आके बैठ के देश को कंट्रोल करता है, तो देश को कितना बेकार कर सकता है, गड्ढे में ले जा सकता है। आप देखिए बीबीसी पे जाके देख लेंगे, बस इतना सर्च करिए बीबीसी पे जाके कि 1960 से 70 के बीच की तस्वीरें, या फिर ये टाइप करिए कि इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले की तस्वीर दिखाओ ईरान की, और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद की तस्वीर दिखाओ, आपको अंतर दिख जाएगा, खुद समझ जाएंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, और भी सिम्टम्स हम देखेंगे। देखिए डार्क ट्रायड क्या है, डार्क ट्रायड, ठीक है। देखिए डार्क ट्रायड है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डेंजरस पर्सनैलिटी ट्रेट, 3 खतरनाक गुण, ठीक है, एक पर्सनैलिटी में दिखती है ये। 3 डेंजरस पर्सनैलिटी ट्रेट है, डार्क ट्रायड बोलते हैं इसको। कहाँ देखा जाता है अक्सर ये, डिक्टेटरशिप में, कॉर्पोरेट टिरनी में, और कल्ट लीडरशिप में देखा जाता है। कॉर्पोरेट टिरनी मतलब जो कॉर्पोरेट होता है, वो जो मान लीजिए कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोग उतने डेवलप नहीं है, ठीक है, तो उनके औने पौने दाम में उनकी ज़मीन खरीद लेना, उनके साथ एक तरीके से पूरी तरीके से उनका शोषण करना, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और कल्ट लीडरशिप, कल्ट का मतलब होता है ये कि एक डिवोशन टाइप का, किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ, एक पर्सन की तरफ एक झुकाव होना बहुत ज़्यादा। और ये अक्सर जो है, जो मेन स्ट्रीम में होना चाहिए, ये वो मेन स्ट्रीम से बाहर जाके होता है, ये कल्ट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कल्ट लीडरशिप। तो ये क्या होता है, ये डार्क ट्रायड है, 3 डेंजरस पर्सनालिटी ट्रेट है, जो कि लीडर एक डिक्टेटरशिप में, कॉर्पोरेट ट्रेनी में, और कल्ट लीडरशिप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये है क्या डार्क ट्रेड, डार्क ट्रायड में 3 चीज क्या है, वो नार्सिज्म। नार्सिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बस इतना समझ लेंगे कि अपने आप को जो है सुपेरियर, बड़ा समझना, यम है हम, इस मोड में रहना, इसको कहते हैं नार्सिज्म। अपने आप को सबसे उच्च लेवल पे देखना, आम आदमी से अपने आप को काट के अपने आप को सुपीरियर समझना, बाकी सबको बेकार समझना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा लीडर इस तरीके से भाषा बोलते हुए, सुनते हुए मिल जाए, जैसे कि मेरा अवतार हुआ है, ठीक है ना, कि मैं हम अवतारी पुरुष हैं, तो जब ये अवतार है बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को वो आम लोगों से काट लिया है, वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, नार्सिज्म से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा है साइकोपैथ, डार्क ट्रायड का दूसरा पार्ट है साइकोपैथ। साइकोपैथ लैक ऑफ एम्पैथी, उनमें करुणा नहीं होती है, ठीक है, वो आपको इमोशनल कर देंगे, खुद वो कंपैशनेट नहीं होते, बिल्कुल भी करुणा भरा नहीं होता उनकी, लेस एम्पैथी होती है उनमें। तो ये दूसरा है साइकोपैथ, ठीक है। और जो नार्सिस्टिक व्यक्ति जो मैंने अभी ये बताया, अपने आप को राष्ट्र समझते हैं, नेशन समझना, मतलब अपने आप को ही नेशन घोषित कर देना। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, या फिर आपने अथॉरिटेरियन जो पर्सनैलिटी होती है उसके खिलाफ कुछ बोला, और वो सत्ता में बैठा हुआ है, तो क्या बोले, सोचेगा कि देश को बोल दिया, मतलब अपने आप को ही देश समझ लेना, अपने आप को ही देश घोषित कर देना। आप उसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो फिर क्या है कि आपने देश का क्रिटिसाइज कर दिया, तो जाइए जेल, ठीक है। साइकोपैथ, साइकोपैथ क्या आता है, अपने आप की पूजा करवाना चाहेगा, कि हमारी पूजा करिए, अंधभक्ति करिए, इस मूड में रहेगा हमेशा। तीसरा है मैकियावेलियनिज्म, ये क्या करता है, ये एक आइडियोलॉजी है जो मैनिपुलेशन, कनिंग बिहेवियर पे, मतलब तोड़ मरोड़ के बिहेव करना जानता है, मैनिपुलेट करना जानते हैं ये, मैनिपुलेशन, खुद की पूजा करवाना, और नार्सिस्टिक अप्रोच, इसको बोला जाता है डार्क ट्रायड, मैकियावेलिज्म, साइकोपैथ, नार्सिस्टिक। इनमें गिल्ट वाली फीलिंग नहीं होती, ये उल्टा सीधा हरकत कर देंगे। मैकियावेलिनिज्म जो है, इसमें आप उल्टा सीधा हरकत भी कर देते हैं, तो इनके अंदर गिल्ट फीलिंग तक नहीं होती ऐसे लोगों में, ठीक है। ये 3 होते हैं डार्क ट्रायड, नार्सिस्टिक, साइकोपैथ और मैकियावेलिनिज्म। मैनिपुलेशन करना जानते हैं ये अच्छे से, ये है डार्क ट्रायड। अब ये जो मैंने बोला इतना, तो ये देखिए एक रिसर्च पेपर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको आप
नेट पे सर्च करके खुद से पढ़िएगा अपने से। फुलोज और विलियम्स 2002, द डार्क टाइड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, मैं इसका सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ इस चीज का। इसका सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए क्या है। देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं पावरफुल तो होते हैं, ठीक है, बाहर से अपने आप को काफी पावरफुल दिखाते हैं ये, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं, काफी डरे हुए रहते हैं, डरपोक टाइप के। ठीक है, इसी डर 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 को, इनसिक्योरिटी ही इनकी इनसिक्योरिटी ही ये पुलिस को, जो संस्थाएं होती है उनको आगे करते हैं, ताकि इनकी जो बादशाहत है वो बनी रहे, उनका जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर है वो बची रहे, सबके सामने ना आए, इसीलिए डरते हैं ये। जितने भी डिक्टेटर अथॉरिटेरियन होते हैं वो डरपोक टाइप के होते हैं, बाहर से दिखाएंगे कि पावर है, लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि जो इनको इनसिक्योरिटी होती है, ये जो इनसिक्योरिटी होती है, इससे बचने के लिए ये पावर फियर का इस्तेमाल करते हैं। कट लाइक जो लॉयल्टी होती है वो दिखाते हैं किसी पर्सन के की तरफ जो बहुत पावरफुल है, या फिर कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी आइडियोलॉजी जो सब लोग मान रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो अपना झुकाव दिखाएंगे। ठीक है, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा होती है, डरते हैं ये। अब देखिए, डार्क ट्रायड प्लस पावर जब मिलता है तो डिक्टेटरशिप आती है। अब इनका थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। ये नार्सिज्म जो है साइकोपैथी है, और मैकियावेलिनिज्म जो है लीडर में कैसे दिखेगा और सोसाइटी में क्या असर होगा। देखिए, नार्सिस्टिक होगा तो खुद की पूजा करवाना चाहेगा, ठीक है, लीडर, और पर्सनालिटी जो उसकी कल्ट टाइप की होगी, किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ भागता हुआ दिखेगा, भागेगा एक आइडियोलॉजी की तरफ, लेकिन वो मेन स्ट्रीम वाले आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम से उलट भागेगा, जो मेन स्ट्रीम से जुड़ता भी नहीं है। साइकोपैथी में क्या होगा? ब्रुटैलिटी होगा, लीडर में ब्रुटल होगा, वो गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन ऊपर से दिखाएगा कि बहुत अच्छा है, तो डर फैलाएगा, बहुत लोगों में डर फैलाएगा बहुत ज्यादा। मैकियावेलिनिज्म में क्या है कि मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है, जो संस्थाएं हैं, देश की जो संस्थाएं हैं, वो डीके करेगा, इसके केवल इस हरकत की वजह से। ठीक है, जो उनका काम है, उनको एक पपेट की तरह इस्तेमाल करेगा इंस्टीट्यूशन को, तो इंस्टीट्यूशनल डीके होगा। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने एक रिसर्च है, ये रिसर्च है 2018 का, आपको पढ़ना है, नार्सिस्टिक लीडर है ना, पावर, ये नेट पे आप सर्च करेंगे ये पूरा, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, सारा एविडेंस के साथ समझते रहिए। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए, आप डार्क ट्रायड जो है वो क्यों आता है, डार्क ट्रायड क्यों राइज करता है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जो मैंने एग्जांपल दिया था उस वक्त का, कि क्या क्या सिचुएशन थी उस वक्त, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जर्मनी की खूब बेइज्जती हुई थी, तो उन सबका फायदा उठा के जर्मन जो है हिटलर अपने आप को राइज कर लिया। अब अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी जो होगी इसी टाइप की होगी, तो ऐसी सिचुएशन अगर देखिएगा तो ये चीजें, डार्क ट्रायड वाली चीजें राइज करेगी। भारत में अगर हो रहा है तो देखते रहिए, अमेरिका में हो रहा है तो उसको भी न्यूज में देखते रहिए। आप अब ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये सब सारी चीजें जो हमने देखी वो न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, न्यूरो साइंस के लेवल पे देखिए, पहला प्रश्न है कि हाउ डिक्टेटरशिप वर्क एट द ब्रेन लेवल। तो की ब्रेन स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहला है अमाइगडाला, फियर सेंटर, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है, ब्रेन का हिस्सा है ये। अमाइगडाला ब्रेन का हिस्सा है जो फियर सेंटर है, मतलब आपकी भावनाओं, डर, गुस्सा, ये सब यहाँ से डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो अमाइगडाला क्या करता है, सीधा सा मतलब है कि ये हमारे डर को डिटेक्ट करता है, फियर एंजाइटी को इंट्रोड्यूस करता है, और फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स करता है। ये सारी चीजें हमारे जो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है ना, एवोल्यूशन से हमें मिला हुआ है, ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये सब, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हमको बाइकार्डिला समझना है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। अगर जब भी फाइट, फ्लाइट, फ्रीज ये होता है जब भी कोई ऐसा डेंजरस सिचुएशन आता है, तो हम या तो भाग जाते हैं, फाइट करते हैं, या भाग जाते हैं, हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है वहीं पे। ठीक है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो ये एक सर्वाइवल अलार्म है। तो इसका डिक्टेटरशिप से जुड़ाव क्या है, हम आगे देखते हैं। पहले हमने समझ लिया अमाइगडाला क्या है। ठीक है, तो मेजर डिस्कवरी क्या है कि अथॉरिटेरियन माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं, उनमें अमाइगडाला बड़ा होता है, उसका साइज जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, रिएक्टिव होते हैं ऐसे लोग। एक रिसर्च पेपर है ये सर्च करेंगे कैनाई एट अल और 2011, और ये टाइप करेंगे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आर कोरिलेट विद ब्रेन स्ट्रक्चर, इसको रिसर्च करेंगे। ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ सर्च करेंगे।
तो आप देखेंगे जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग होते हैं या अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होते हैं, उनका अमाइगडाला ज़्यादा बड़ा होता है। अब ज़्यादा बड़ा होने का क्या मतलब है, उन्हें फियर ज़्यादा होता है, डरते ज़्यादा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स और अथॉरिटेरियन में अमाइगडाला ज़्यादा बड़ा होता है, और जो लिबरल होते हैं उनमें एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC, जो सोचने समझने की ताकत से जुड़ा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। तो जिसका अमाइगडाला बड़ा है वो डर भी ज़्यादा रहा है। अब ये रिसर्च पेपर देखिए, ओमडीओ और 2007, ये आप सर्च करेंगे और आपको पढ़ना है न्यूरो साइंस कोरिलेट ऑफ लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ये रिसर्च है, जो मैं भी बोल रहा हूँ सारा एविडेंस है इसका, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव है उनमें थ्रेट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी को ये डिसकम्फर्ट मानते हैं। सीधा सा मतलब है, जो इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है वो लिबरल में बड़ा होता है, सोचने समझने की ताकत से जुड़ा हुआ है, और जो अमाइगडाला है डर फियर से जुड़ा हुआ है, वो कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी में ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब इसका बड़ा होने का मतलब ये कि डरते ज़्यादा है ये, ठीक है, डरपोक टाइप के हैं। लेकिन ऊपर से इसीलिए उस डर को छुपाने के लिए बड़े बड़े किसी कल्ट से जुड़ते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं देश के उसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अपने डर को छुपाने के लिए। देखिए ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए अब आप पे अप्लाई करते हैं, ये जो मेन डिक्टेटर होगा, मान लीजिए एक डिक्टेटर, इसके फॉलोवर है बहुत सारे, इसी माइंडसेट के ये सब भी हैं, ठीक है। अब ये बोलेगा कि देश खतरे में है, ये बोलेगा कि देश खतरे में, अब ये सब इनका अमाइगडाला जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लो हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति गई। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लो, अमाइगडाला हाइपर एक्टिव, सोचने समझने की मतलब क्रिटिकल थिंकिंग गायब कर देगा ये, ठीक है। और जो चाहे इसके बाद वो करवा लेगा। रोड पे आपको दिखते होंगे ना बहुत सारे लोग ऐसे, इंटरनेट पे देखते होंगे, वीडियो वायरल होते होंगे अपने देश के, बहुत सारे बाहर के देश के, तो कैसे होता है ये, ठीक है। और अपने आप को सेवियर की तरह दिखाएंगे ये देखिए देश खतरे में है, हम आ गए हैं, अब सब ठीक होगा, देश खतरे में है, अब हम आ गए हैं, सब ठीक होगा। ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से ये दिखाते हैं, खेलते हैं ऐसे। अब देखिए न्यूरो साइंस और अथॉरिटेरियनिज्म को तुलना कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है। देखिए अमाइगडाला जब हाइपर एक्टिव होता है तो फियर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ता है। अगर कोई नेता ये बोल दे खड़ा होके कि देश खतरे में है, तो फियर सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो पॉलिटिकल आउटकम क्या है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रेफरेंस देंगे कि हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, हमें एक मजबूत नेता चाहिए, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गिरता है जब डर फैलेगा, तो क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जाएगी, ब्लाइंड फॉलो करेंगे, अंधभक्त की तरफ फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये पूरा साइंस है, ठीक है। और थ्रेट नैरेटिव फैलेगा तो सर्वाइवल माइंडसेट एक्टिव हो जाएगा एवोल्यूशन के टाइम का, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप को जस्टिफाइड कर देगा, ये ऐसे काम कर रहा है। अमाइगडाला हाइपर एक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग गया काम से, फियर सेंसिटिविटी बढ़ गई, अब डिमांड है कि स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गया, क्रिटिकल थिंकिंग गई, अंधभक्तों की तरफ फॉलो करने लगे, थ्रेट नैरेटिव फैलाया, सर्वाइवल माइंडसेट एक्टिव हो गया, डिक्टेटरशिप जैसा कुछ चाहिए। जब आपको स्क्रीन पे जब आप फोन चलाते होंगे तो आपको देखने को ये मिल जाता होगा कभी कभी कि देखो यार चाइना इतना डेवलप कर गया क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप था, फिर इंडिया को दिखाया जाएगा कि देखो क्या यहाँ भी डिक्टेटरशिप रहता तो इतना बढ़िया हो जाता, आप सोचने लगते हैं। जब भी ये देखिए तो थोड़ा कान ऐसे खड़े करके रखिएगा। अब देखिए डोपामाइन, डोपामीन, अभी हम देख रहे थे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमाइगडाला, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये देख लिया है कैसे ये ब्रेन के लेवल पे हमला करता है, ब्रेन पे हमला करके ही आपको डिक्टेटरशिप लाया जाता है। अथॉरिटेरियन माइंडसेट जो है आपके ब्रेन से साइकोलॉजिकल लेवल में बहुत खेलता, बहुत जबरदस्त है। अडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल याद रखिएगा। डोपामाइन किससे जुड़ा हुआ है, देखिए अथॉरिटी, एग्जाम्पल के लिए जब कोई अथॉरिटी जो है ऑर्डर देती है किसी को, मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का जो टॉप पे बैठा है, अब देख लीजिए वो ऑर्डर दी, उसको मान लिया लोगों ने, तो उसको दिमाग में जाता है कंट्रोल, उसको खुशी मिलती है, कंट्रोल कर लिया, तो इसका डोपामाइन स्पाइक हो जाता है, उसको रिवॉर्ड सर्किट, रिवॉर्ड की तरह लेता है, खुशी मिलती है, मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो एक रिसर्च है इसी पे, ये 2003, पावर अप्रोच एंड इनहैबिटेशन, ये आप पढ़ेंगे, ये जो मैं दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसको पढ़िएगा। अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग जो है डोपामीन जो है उनका बार बार हाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे, कंट्रोल करके, जब कंट्रोल होगा तो उसको डोपामीन रिवॉर्ड मिलेगा, स्पाइक होगा, तो ये खुश होते हैं, कंट्रोल करना इनको खुशी मिलती है कंट्रोल करके।
देखिए हार्मोन और न्यूरोकेमिकल के लेवल पे और उसका पावर इफेक्ट देखते हैं। डोपामीन प्लेजर और डोमिनेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेजर मिलता है, इससे खुशी मिलती है कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल एग्रेशन बढ़ाएगा। कोर्टिसोल कोर्टिसोल थ्रेट सेंसिटिविटी। ऑक्सीटोसिन इन ग्रुप बॉन्डिंग आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी से जुड़ाएगा। पीछे क्या होता है सब बताया है। अगर आप ब्रेन साइंस का मेरे प्लेलिस्ट देखेंगे इसमें आपको ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन सब मिलेगा, पता चलेगा क्या है। सब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ाते हैं किसी न किसी रूप में। जब आप इसको कंट्रोल किया जाता है, जब आपके हार्मोन, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, इन सबको कंट्रोल करते हैं, तब डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी तैयार भी होती है और उसकी तरफ बढ़ाते भी हैं लोग। रिसर्च पेपर कार्ने कर्डी ये 2010 पावर पोलिंग, नेट पे सर्च करके पढ़िएगा इसके बारे में। अब आते हैं सोशल इम्पैक्ट, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट है सोशल कन्फर्मिटी। सोशल कन्फर्मिटी देखिए ये सोशल कन्फर्मिटी बोलता क्या है कि सोसाइटी जब अपने बिहेवियर को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी आइडेंटिटी को बिना इनकी सहमति हो चाहे ना हो, अथॉरिटी या मेजोरिटी के आधार पे उनके अकॉर्डिंग चेंज करने लगे, तो ये सोशल कन्फर्मिटी की कंडीशन बनती है। मतलब ये कि मान लीजिए मेजोरिटी ये है और बहुत सारे लोग हैं, अब इनकी आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, तो इनके आधार पे ये अपनी आइडियोलॉजी चेंज करना शुरू करें, अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू करें ये लोग, ठीक है, इनकी सहमति हो चाहे ना हो, इसको कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। अब सवाल ये है कैसे होगा ये टूल, कुछ तो टूल होगा इसका इस्तेमाल करने का। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि डिक्टेटरशिप कन्फर्मिटी क्यों चाहती है। एक डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी जो है क्यों चाहती है कि कन्फर्मिटी हो जाए, सोशल कन्फर्मिटी हो जाए। क्यों? क्योंकि डिक्टेटर जो है एक आज्ञा मानने वाला समाज चाहता है, हमारी आज्ञा माने, जो हम बोल दे वही कहे। हम दिन को दिन कहे, रात को रात कहे, तो रात को रात बोल दे, ठीक है। एक लाइन है ना, आप सुने होंगे कि राजा ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, ठीक है, और फिर ये सुबह सुबह की बात है। यही बात है, ठीक है, कि आज्ञा पालन हो। डाइवर्सिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जब डाइवर्स होगा, बहुत ज़्यादा देश अपना डाइवर्स है, या बहुत सारे और भी देश जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी थोपने में मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस किस तरीके के लोग हैं यहाँ पे। इसीलिए कन्फर्मिटी जरूरी है, हर अपने ही तरीके का आइडियोलॉजी बना दो, और जब हम बोले कुछ भी तो तुरंत सब पे लागू हो जाए। असहमति हुई तो डर जाते हैं, असहमति इनके लिए डर है, डरते हैं ये। तो डिक्टेटर क्या चाहता है? आज्ञा पालन करने वाला चाहता है, डाइवर्सिटी नहीं चाहेगा, असहमति नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सोसाइटी कैसे बनेगी? सोसाइटी कैसे बनेगी? मानने वाली, जो हम बोल दिए वो मान ले चुपचाप, ठीक है, ये बनेगी सोसाइटी इस तरीके की। अब टूल्स क्या है सोशल कन्फर्मिटी की, कैसे हम सोशल कन्फर्मिटी ला दें कि सबकी आइडियोलॉजी, सबकी बिहेवियर एक जैसा हो जाए। सबसे पहला टूल एजुकेशन, सबसे पहला टूल है एजुकेशन। और एजुकेशन में ये कह सकते हैं टूल क्या बोले, वेपनाइजेशन ऑफ वेपन होता है डिक्टेटरशिप का। ये क्या है मैकेनिज्म, एजुकेशन में क्या मैकेनिज्म होगा? हिस्ट्री रीराइट करना, इतिहास को फिर से लिखना अपने अकॉर्डिंग। अगर ऐसा देश के अंदर हो रहा है या किसी और देश में हो रहा है तो कान खड़े करके रखिए। ये विचारधारा थोपना, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करना, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को खत्म कर देना, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे हमला करना। हर डिक्टेटर का एक ही ऑब्सेशन होता है कि उसके क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारे देश के लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दे। कोई भी तानाशाह हो, उसका ऑब्सेशन एक ही होता है, ये सब खत्म कर देना, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर देना, एक आइडियोलॉजी थोप देना, हिस्ट्री रीराइट करना, ये सारी चीजें। अब ये सब एक रिसर्च है, ये 1971 का आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेट यूजेस, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ये जो भी बोल रहा हूँ एविडेंस के साथ है। दूसरा काम क्या है? दूसरा टूल है मीडिया। मैकेनिज्म क्या है? रिपीटेशन, कोई भी चीज बार बार दिखाते रहना, मीडिया बार बार दिखाते रहना, रिपीटेशन करते रहना, ताकि दिमाग में बैठ जाए पूरी बात। अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, रिपीटेड हो रहा है, और किसी और देश में देखा ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट करा जा रहा है ऐसा, तो कान खड़े करके रखिए, रिपीटेशन होगा। मीडिया को कंट्रोल, इमोशनल सिंबल दिखाएंगे आपको, देश खतरे में है, इमोशनल हो जाओ, राष्ट्रवाद, नेगेटिव तरीके से उसको राष्ट्रवाद को प्रमोट करेंगे, वो भी इमोशनल करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि अमाइगडाला हाइपर हो जाए, क्रिटिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खत्म हो जाए, सोचे ही ना।
फियर नैरेटिव फैलाएंगे, हम नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, अरे हम वो चुन लो, हमें चुन लो, ये तैयार करेंगे इस तरीके से आपको। एक थियरी है न्यूमन 1974 का, स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल ऑफ साइलेंस, इसको इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा आप कह सकते हैं एक लेवल अप उठेंगे। ठीक है, बार बार रिपीटेशन, इमोशनल सिंबल दिखाना, फियर नैरेटिव, डर फैलाना, खूब खूब डर फैलाएंगे आपको। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब होने लगे तो कान खड़े करके रखना है, और इसके द्वारा होगा, कंट्रोल कर लेंगे इसको। कल्चर पे तीसरा टूल है कल्चर। मैकेनिज्म क्या होगा, आर्ट, म्यूजिक, बुक, इन सबको रेगुलेट करने लगेंगे अपने तरीके से। इस तरीके की फिल्में बनेंगी, आपको लगेगा कि हम फिल्म एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्में होंगी। आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि आप पढ़ते, लिखते, देखते, स्कूल में जाएंगे, आप देख रहे हैं ना, जहां जहां इंटरेक्ट हो रहे हैं आप, एजुकेशन, स्कूल से आप घर से निकलते हैं, आप स्कूल में इंटरेक्ट होते हैं, तो स्कूल पे हमला। फिर क्या करना है, मीडिया को कंट्रोल करना, कि घर के बाद, स्कूल के बाद आप घर पे आते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी पे हमला। फिर कहाँ, फिर आप सेलिब्रेट भी करते हैं अपने कल्चर को, ठीक है, कला, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो आप देखेंगे जब आप पूरी तरह से रेगुलेट हो जाएंगे किसी भी इस नैरेटिव से या प्रोपेगेंडा से, आप उसी तरीके की ड्राइंग बनाएंगे। हो सकता है धार्मिक हो तो धार्मिक लगेंगे ड्राइंग बनाने, आपका दिमाग काम ही, आपको लगेगा कि आप बना रहे हैं, लेकिन आप हाईजेक है ब्रेन आपका पूरी तरीके से। आर्ट, म्यूजिक, बुक को रेगुलेट कर देना, आप लिखेंगे वो ऐसा ही, इनके प्रोपेगेंडा के अनुसार, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप हो सकता है कि साइंटिफिक टेम्पर से लिखने वाले मूड वाले थे, लेकिन इतना बार बार रिपीटेशन हुआ कि आपका माइंड बदल गया और आप लगे लिखने जैसा वो चाहते थे। नए आइडिया को बैन कर देंगे पूरी तरीके से, नया आइडिया नहीं चाहिए। तो अब एक रिसर्च है ये 1971 का, कल्चर हेजमनी, इसको आप नेट पे सर्च करके पढ़ेंगे। इस तरीके से खेलते हैं लोग, इतनी बुरी तरीके से। अब देखिए साइकोलॉजिकल शिफ्ट, सोशियोलॉजिकल शिफ्ट, साइकोलॉजी शिफ्ट होगी, समाज पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो दिखेगा कैसे होता है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी देखिए, फियर ऑफ आइसोलेशन, कन्फर्मिटी। फियर ऑफ आइसोलेशन का क्या मतलब है कि देखो, मेजोरिटी अगर ऐसा सोच रही है तो तुमको भी सोचना पड़ेगा। तुम अगर अलग सोचोगे, अकेले सोचोगे, हमसे अलग दिखोगे, तुम कमजोर हो, ठीक है, डरोगे, तुम अकेले पड़ जाओगे, ये डराना, फियर ऑफ आइसोलेशन। तो कन्फर्मिटी बढ़ेगी, नीड फॉर बिलोंगिंग, यूनिफॉर्म थिंकिंग करना करेंगे कोशिश, ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी, मास कंप्लायंस, अथॉरिटी की बात मानिए, उनको सुनिए, जो बोल रहे हैं वही करिए, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी सबका यही है। अब एक इसके बारे में पढ़िएगा, ब्रिज रिच, एरिक फ्रॉम 1941 का, ये मैंने शायद पीछे दिया था तो इसको फिर से यहाँ लिखा है, एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक है, पूरा पढ़ लेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है फियर कंडीशनिंग। जिद्दू कृष्णमूर्ति सर को सुना है, उन्होंने बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज कंडीशन, ऐसे बोलते हैं, तो वही कंडीशनिंग वाली बात है। यहाँ पे फियर कंडीशनिंग है, कैसा, ये है क्या फियर कंडीशनिंग, एक लर्निंग प्रोसेस है इतना याद रखेंगे, एक लर्निंग प्रोसेस है क्या, ऐसा प्रोसेस कि डर का इस्तेमाल किया जाए, डर को एक टूल की इस्तेमाल किया जाए लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कैसे, ऐसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अलग सोचेंगे, अगर तुम मुझसे, अगर मेजोरिटी के जो बहुसंख्यक लोग हैं और बहुसंख्यक के अकॉर्डिंग तुम नहीं सोचोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, डर, आई किल यू, या आई विल किल यू, सॉरी आई विल किल यू, मार देंगे हम तुम्हें, ठीक है। तो ये फाउंडेशनल रिसर्च है, कहाँ ये पढ़ेंगे, पाल्वो 1972 ले लोग, कंडीशन रिफ्लेक्सेस द इमोशनल ब्रेन, ये दोनों, ये इनका है, ये इनका है, आपको पढ़ना है। एविडेंस के साथ आप देखते रहिए कि अगर आप बहुसंख्यक की तरह नहीं सोचेंगे तो हम आपको मार देंगे, आप अलग मत सोचिए, कहीं भी हो सकता है, किसी भी देश में। तो देखिए कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है ये, कि आप न्यूट्रल एक्ट नहीं करेंगे, सवाल, गवर्नमेंट से सवाल करना ये सब नहीं होगा, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना ये नहीं हो सकता है, ठीक है क्या होगा, फियर पेयरिंग, अगर आपने किया तो ये होगा कि आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे, जॉब लॉस, आपको जॉब से निकाल देंगे, सर्विलांस बढ़ाएंगे, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, समाज आपका बहिष्कार कर देगा, इस तरीके की कंडीशन पैदा कर देंगे लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन सब चीजें से कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग ऑटोमेटिक ही सोचना छोड़ के आज्ञा पालन करने लगेंगे, ये तरीके हैं। तो फियर कंडीशनिंग इज इक्वल टू आज्ञा पालन, कैसे होता है, आपके ब्रेन का कंडीशन, माइग्रेला बढ़ा, फियर मेमोरी से जुड़ा हुआ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गिरा,
क्वेश्चन करना ही छोड़ देंगे, हैबिट क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिक ही आज्ञा पालन करने वाला। ठीक, ब्रेन पे हमला, रिसर्च ये पढ़ना है, स्ट्रेस इम्पेयर्स फ्रंटल कॉर्टेक्स, सर्च करके पढ़ेंगे, एक लेवल अप जाएंगे। और आगे आइए, ग्रुप थिंकिंग क्या है? ग्रुप थिंकिंग क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रुप हार्मोनी, यानी जो समूह सोच रहा है, पूरा समूह का सद्भाव, जो पूरा एक मास मेजोरिटी सोच रहा है, उसको टॉप पे रखना। भले ये झूठ ही हो, भले ये झूठी सोच रहा हो, इसको टॉप पे रखिए और सच को इसके नीचे रखिए। एक हायरार्की बनेगा, तो ग्रुप हार्मोनी को ऊपर रखेंगे, सच को नीचे कर देंगे। यानी जो समूह सोच रहा है, मेजोरिटी जो सोच रहा है, उसको ऊपर रखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सब लोग खुद ब खुद जो है चुप रहना सीख जाते हैं। भीड़ जो सोच रही है वही सही होगा, सच अगर वो झूठ भी है तो भी सही मान लेंगे। ये होता है ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप हार्मोनी ऊपर होगा, सच नीचे। ठीक है, क्या है ये रिसर्च? इरविंग जेनिस 1972, विक्टिम ऑफ ग्रुप थिंकिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका कोर इफेक्ट क्या है, कोर आइडिया क्या है। अगर आप इस तरीके के मान लीजिए ग्रुप थिंकिंग वाले बन जाते हैं, ग्रुप जो सोच रहा है उसी तरह के सोच रहा है, बाकी अगर आप सही भी हैं तो चुप रहिए, ये वाला बन जाए कंडीशन, तो इसका कोर इफेक्ट क्या है, सेल्फ सेंसरशिप बढ़ जाएगी। यानी आप चाहते तो हैं बता बोलना, लेकिन बोलेंगे कि यार चाहता तो हूँ लेकिन डर लग रहा है, सेफ नहीं है बोलना, चुप रह जाएंगे। ठीक है, इल्यूजन ऑफ अनएनिमिटी क्या होगा, साइलेंस इज इक्वल टू कंसेंट, चुप रहने को सहमति मान ली जाएगी। और जो अथॉरिटी है, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है, वो सोचेगा कि चलो शांत है तो मेरे साथ है। ठीक है, मोरल सर्टेनिटी, ग्रुप्स फॉलो, भीड़ जो करेगी उसी को फॉलो करिए, जो भीड़ कर रही है वही सही है, ये बन जाएगा कंडीशन। ठीक है, अब देखिए डिक्टेटरशिप के टूल क्या है, पॉलिसी टूल्स ऑफ डिक्टेटरशिप। पहला, लॉ एज अ वेपन, लीगल वेपनाइजेशन। ठीक है, इसको एक डर, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, फियर को, डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच गिरा देंगे, अरेस्ट करेंगे, कोई ट्रायल वगैरह नहीं, अरेस्ट कर लो, हैबियस कॉर्पस खत्म कर दो। हैबियस कॉर्पस जानते हैं क्या होता है? रिसर्च क्या है, फ्रैंकेल 1941, आप पढ़ेंगे द ड्यूअल स्टेट, मतलब एक वर्ग के लिए अलग कानून चलेगा, एक वर्ग के लिए अलग कानून चल रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। तीसरा है सेंसरशिप बढ़ाना, इंफॉर्मेशन गायब कर दो, जो समाज की रियलिटी है वो दिखाना ही नहीं है, उसको खत्म करो, पूरी तरीके से दिखना नहीं चाहिए। प्रोपेगेंडा से भरी हुई मूवी बनाते जाइए, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते जाइए, रियलिटी मत दिखाइए, इंफॉर्मेशन गायब कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि एवरी डिक्टेटरशिप और जो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होता है उसका एक ही ऑब्सेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग गायब करो, इंफॉर्मेशन गायब करो, सेंसरशिप बढ़ाओ। कैसे होगा? और क्या करता है, फोर्सेस एंड इंटिमिडेशन, फोर्सेस बढ़ाएगा। भारत के केस में अगर सीबीआई ईडी है, पुलिस है, उनको छोड़ देगा आगे। ठीक है, उनको आगे बढ़ाएगा क्योंकि ये लॉयल होंगे। क्यों? क्योंकि एक जो पहले पढ़ाया था एक एक्सपेरिमेंट शुरू वाला, कि एक बिजली का झटका दे रहा है और वो बढ़ाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश आया है। तो पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये सब ऊपर से ऑर्डर आया। हम सारा ब्लेम ऊपर डाल देंगे, अपने में कुछ नहीं लेंगे कि मोरल वैल्यू कुछ नहीं, हमसे मतलब नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंड अंधभक्ति की तरह फॉलो करना। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई तो समझना जरूरी है। अब आप एक बात रखिए, अब आप थंबनेल, जो आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं, अब आप ये तय करिए कि क्या देश के अंदर ये सारी हालत है, ये सारी कंडीशन बनी हुई है देश के अंदर, हमारे देश में, अमेरिका में जो अभी वेनेजुएला में ट्रंप ने किया है, अब ग्रीनलैंड पे हमला करने के लिए बोल रहा है कि उसको भी कब्जा कर लेंगे। तो पुराने टाइम के जो डिक्टेटर थे, स्टालिन, हिटलर, ये सारी चीजें, अभी वर्तमान में कौन कौन है, किंग जोन है, किंग जोंग उन जिसको बोलते हैं। तो ये देखना है कि वो जो कंडीशन बनती है डिक्टेटरशिप की, हमारे देश के अंदर भी है क्या, दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि जो स्पोर्ट पर्सन है वो ट्रेन में कहीं जो बाथरूम वगैरह करने वाली जगह उसके कोने में सो के जा रहे हैं। एक स्पोर्ट पर्सन अगर अवार्ड जीतता है तो क्या उसका चेक जो उसको मिलता है, क्या वो 1 साल बाद वो उसको चेक हाथ में आता है, 1 साल बाद उसको पैसे मिल रहे हैं कि वो स्पोर्ट पर्सन अपना रिवॉर्ड अवार्ड पाता है, तुरंत उसको ऑन द स्पॉट उसी समय चेक दे दिया जाता है? ऐसा हो रहा है? ये सब देखना है, डिलेड है कि नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप मूल्यांकन करिए, तो आप देखिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी देश के अंदर ऐसी गतिविधियां बढ़ेंगी तो खतरा होगा। और जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी कैसे बनती है, उसमें भूमिका घर वालों की भी है, सोसाइटी की भी है, यानी हम ही मिलकर तैयार कर दे रहे हैं और फिर हम ही परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी थंबनेल में है उन सबको देखिए,
उन सबकी तस्वीरें मैं लगाऊंगा, अपने भी देश के हैं, अपने देश का भी लगाऊंगा, दूसरे देश का भी लगाऊंगा, और फिर खुद मूल्यांकन करिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती जा रही है तो मैं, मेरा एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ये बताया कि देश कैसे बर्बाद होते हैं, देश कैसे बर्बाद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी तरीके से बताने का पूरा तरीका। चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही देखेंगे, ये सबके लिए है, सब देख सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी। थैंक यू।